बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए यूरोपीय मुल्कों की कोशिशें। ब्रुसेल्स में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। जेरेमी हंट ने कहा खिड़की अब भी खुली है। यूरोपीय मुल्क ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जवाद जरीफ ने लगाया इल्जाम। रूहानी ने कहा पाबंदियां बर्खास्त हुई तो बातचीत कर सकते हैं। हुदैदा सीज फायर के लिए हादी हुकूमत और अलहूसियों में बातचीत। सादा सूबे में सऊदी इत्तेहाद के हमले। कतर के सबसे बड़े नेवी अड्डे ने काम करना शुरू कर दिया। बहरीन ने कहा कतर जीसीसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जहां से आए हो वहीं चले जाओ। गैर सफेद फार्म कांग्रेस विमेन के ताल्लुक से ट्रंप के रिमार्क पर तनाज़ा। हिंदुस्तान ने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को आखिरी लम्हे में मुलतवी कर दिया। इसरो ने कहा बड़े हादसे को टालने के लिए फैसला किया गया। एनआईए के इख्तियारात में इजाफे का बिल लोकसभा में मंजूर। तहकीकात के लिए रियासतों की इजाजत जरूरी नहीं होगी। अमित शाह और असद ओवैसी में तकरार। कर्नाटक असेंबली में जुमेरात को फ्लोर टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट मंगल को बागी एमएलएस की दरखास्त पर सुनवाई करेगी। आईसीसी वर्ल्ड कप टीम में रोहित शर्मा और बुमराह शामिल। इंग्लैंड के कैप्टन इयान मॉर्गन ने कामयाबी के बाद कहा हमारे साथ अल्लाह था। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए यूरोपीय मुल्कों की कोशिशों और वजीरों की मीटिंग के दरमियान बरतानिया के वजीर खारजा जेरेमी हंट ने कहा है कि अब भी समझौते को बचाने का वक्त है। उन्होंने ब्रुसेल्स में फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हुए कहा कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने से 1 साल दूर है। इस समझौते को बचाने के लिए एक खिड़की अब भी खुली हुई है। ब्रुसेल्स में होने वाली इस मीटिंग में इस बारे में गौर किया गया कि ईरान और अमरीका को किस तरह तनाव कम करने के लिए राजी किया जाए और बातचीत शुरू कराई जाए। ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील तकरीबन खत्म हो गई है। जब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का फैसला किया, ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव मुसलसल बढ़ता गया है। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के एक तर्जुमान ने कहा है कि अगर यूरोपीय मुल्क न्यूक्लियर डील के तहत अपनी शर्तों को पूरी नहीं करेंगे तो समझौते पर अमल नहीं किया जाएगा। बहरोज कमालवंदी ने यह वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डील लेन देन का मामला था, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है और हमें सिर्फ देना पड़ा है। फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा है कि यूरोपीय मुल्क इस समझौते को बचाने के लिए एक हैं और ईरान को समझाना चाहते हैं कि वो समझौते की शर्तों पर अमल करे। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने न्यूक्लियर डील पर तनाव को कम करने के लिए बातचीत की जरूरत पर जोर दिया है। इन तीनों मुल्कों ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि हमारा मानना है कि जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और एक ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए जिसके जरिए तनाव कम हो और बातचीत शुरू हो। खतरे ऐसे हैं कि यह बहुत जरूरी है कि तमाम फरीक रुक कर सोचें कि उनकी कार्रवाइयों के क्या नतीजे निकल सकते हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि अगर अमेरिका पाबंदियां बर्खास्त करे और न्यूक्लियर समझौते पर अमल शुरू करे तो इसके साथ बातचीत की जा सकती है। टेलीविजन पर खिताब करते हुए इतवार को उन्होंने ये बात कही।
ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि ऐसा मालूम होता है कि यूरोपीय मुल्क ईरान न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए ज्यादा कुछ करने तैयार नहीं है, हालांकि वो ऐसे दावे कर रहे हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने यूरोप को संजीदा कोशिशें करते हुए नहीं देखा। न्यूयॉर्क में वो आला सतह की एक UN मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। जवाद ज़रीफ ने कहा कि आलमी समझौते को बचाने में दिलचस्पी रखना अलग बात है और समझौते को बचाने के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट करना अलग बात है। उन्होंने कहा कि यूरोपियंस ने अब तक ऐसा नहीं किया है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान अब्बास मूसवी ने कहा कि फिलहाल अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी भी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया की खबरों को गलत बताया। ईरानी फौजों के चीफ कमांडर ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान किसी भी जारहियत की सूरत में अपनी हिफाजत करने और तबाहकुन जवाबी हमला करने की सलाहियत रखता है। मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी ने तब्रीज शहर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। सऊदी अरब की ताईद रखने वाली इत्तेहादी फौज ने सादा सूबे में लड़ाई के दौरान 10 अलहूसियों को हलाक कर दिया। सऊदी इत्तेहाद की वेबसाइट पर कहा गया कि इन हमलों में आदियात की पहाड़ियों में अलहूसियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हवाई हमलों के दौरान अलहूसियों की कई गाड़ियों को तबाह किया गया। यूनाइटेड नेशंस की कमेटी की निगरानी में अलहूसियों और हादी हुकूमत के नुमाइंदों की एक मीटिंग हुई, जिसमें हुदैदा को फौजों से पाक करने और सीज़फायर के समझौते के बारे में बातचीत की गई। इस तरह की आखिरी मीटिंग इससे पहले फरवरी में हुई थी। पीर को मुसलसल दूसरे दिन ये मीटिंग हुई। कतर में एक नेवी अड्डा खोला गया है। यह कतर का सबसे बड़ा नेवी अड्डा होगा। हालिया अरसे में सऊदी अरब और कतर के दरमियान ताल्लुकात में तल्खियां पैदा हुई हैं, जिसके बीच यह अड्डा खोला गया। मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा कतर में ही है। कतर फिलहाल अमेरिकी फौजों के साथ मिलकर जंगी मशक़ें कर रहा है। कतर के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल सानी और मिडल ईस्ट में अमेरिकी फौजों के कमांडर वाइस एडमिरल जिम मेलोइन ने इन मशक़ों का इफ्तिताह किया। कतर की वज़ारत दाखिला ने ट्विटर पर कहा कि यह अड्डा 6,40,000 स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ है, जहां हर तरह की सहूलतें हैं। इराक के एक सीनियर रुकने पार्लियामेंट ने इल्जाम लगाया है कि बगदाद में अमरीकी सफारत खाना कई मशकूक सरगर्मियों का अड्डा बन गया है। उन्होंने कहा कि इस सफारत खाने में कई बार इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और आईसिस के एजेंट्स को देखा गया। अरबी जबान के अखबार अस्समारिया की न्यूज वेबसाइट पर रुकने पार्लियामेंट हसन सलीम के हवाले से कहा गया कि अमरीका का सफारत खाना जासूसी, अफवाहों और साजिशों के जरिए इराक के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। इससे पहले इसी रुकने पार्लियामेंट ने कहा था कि ऐनुल असद फौजी अड्डे पर अमरीकी सिपाही आईसिस लीडर अबू बकर अल बगदादी की हिफाजत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी में दाखिली लड़ाइयों को हवा देने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की 4 तरक्की पसंद अरकान ने उनकी मजम्मत की है। ट्रंप ने मुतनाज़िर रिमार्क करते हुए कहा कि ये अरकान वहां चली जाएं जहां से वो आई हैं। उन्होंने हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के बारे में भी एक रिमार्क किया, जिस पर तनाज़ा पैदा हो गया। सदर ने ट्विटर पर कहा कि ये अरकान वापस क्यों नहीं चली जाती, वो वापस जाएं और उन मकामात पर जहां से वो आई हैं वहां पर मसाइल ऐसे हैं और जो जराइम के अड्डे बने हुए हैं वहां पर वो चले जाएं। ट्रंप ने अलेक्जेंड्रिया ओसाका, उमर इल्हान, रशीदा तलीबी और एयाना प्रेस्ली पर तनकीद करते हुए ये बात कही। सदर ने ट्विटर पर लिखा कि ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि ये तरक्की पसंद डेमोक्रेट कांग्रेस वुमेन उन मुल्कों से ताल्लुक़ रखती हैं जहां की हुकूमतें करप्ट, नाअहल और नाकाम हैं। अमेरिका के लोगों से ये अरकान कह रही हैं कि हमारी हुकूमत किस तरह चलाना चाहिए। उन मकामात पर आपकी मदद की शदीद ज़रूरत है, आप जल्द से जल्द वहाँ चले जाएं। नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप के इस बयान को रद्द कर दिया और कहा कि ये अमरीकी कौम को बांटने वाले रिमार्क्स हैं। कांग्रेस अरकान पर तनकीद के बजाय उन्हें इंसानी जाविये से इमिग्रेशन पॉलिसी बनानी चाहिए जो अमरीकी कदरों के मुताबिक हो। इल्हान उमर सोमालिया में पैदा हुई थी और एक रेफ्यूजी की हैसियत से अमरीका आई थी। ट्रंप ने कांग्रेस की इन अरकान से माफी मांगने का भी मुतालबा किया। उन्होंने इन कांग्रेस अरकान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर रशीदा तलीबी, इल्हान उमर, अलेक्जेंड्रिया और एयाना प्रिंसली की तरफ था। ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि ये कट्टर लेफ्ट कांग्रेस वुमेन कब हमारे मुल्क से, इसराइल के अवाम से और सदर के दफ्तर से अपनी खराब जबान और उन बुरी बातों के लिए माफ़ी मांगेंगी जो उन्होंने कही है। कई लोग उनसे और उनकी खराब हरकतों की वजह से गुस्सा हैं। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से, और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए यूरोपीय मुल्कों की कोशिशें। ब्रुसेल्स में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। जेरेमी हंट ने कहा खिड़की अब भी खुली है। यूरोपीय मुल्क ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जवाद जरीफ ने लगाया इल्जाम। रूहानी ने कहा पाबंदियां बर्खास्त हुई तो बातचीत कर सकते हैं। उदैदा सीज फायर के लिए हादी हुकूमत और अलहूसियों में बातचीत। सादा सूबे में सऊदी इत्तेहाद के हमले। कतर के सबसे बड़े नेवी अड्डे ने काम करना शुरू कर दिया। बहरीन ने कहा कतर जीसीसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जहां से आए हो वहीं चले जाओ। गैर सफेद फार्म कांग्रेस विमेन के ताल्लुक से ट्रंप के रिमार्क पर तनाज़ा। हिंदुस्तान ने चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग को आखिरी लम्हे में मुलतवी कर दिया। इसरो ने कहा बड़े हादसे को टालने के लिए फैसला किया गया। एनआईए के इख्तियारात में इजाफे का बिल लोकसभा में मंजूर। तहकीकात के लिए रियासतों की इजाजत जरूरी नहीं होगी। अमित शाह और असद ओवैसी में तकरार। कर्नाटक असेंबली में जुमेरात को फ्लोर टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट मंगल को बागी एमएलएस की दरखास्त पर सुनवाई करेगी। आईसीसी वर्ल्ड कप टीम में रोहित शर्मा और बुमराह शामिल। इंग्लैंड के कैप्टन इयान मॉर्गन ने कामयाबी के बाद कहा हमारे साथ अल्लाह था। बुलेटिन के इस हिस्से में पहले देखते हैं इंडिया की खबरें। हिंदुस्तान ने चंद्रयान-2 की रवानगी मुलतवी कर दी है। बताया गया कि तकनीकी वजूहात की बिना पर चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग को मुलतवी किया गया। इसरो जल्द ही नई तारीख का ऐलान करेगी। साइंसदानों ने कहा है कि इम्कानी नाकामी को देखते हुए लॉन्चिंग को मुलतवी करना बेहतर फैसला था। इसरो के साइंसदानों ने आखिरी लम्हों में तकनीकी खराबी को महसूस किया। इस मिशन को इतवार और पीर की दरमियानी रात 2:51 पर भेजा जाने वाला था और 56 मिनट 24 सेकंड पर रात 1:55 पर उल्टी गिनती रोक दी गई। जीएसएलवी के 3 रॉकेट चंद्रयान-2 को ले जाने वाला था। इसरो के एक तर्जुमान ने बताया कि एहतियातन चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग को मुलतवी किया गया। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रवाना किया जाने वाला था। इसके लिए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भी श्रीहरिकोटा में मौजूद थे। इसरो के साबिक साइंटिस्ट रवि गुप्ता ने कहा कि यह एक आरजी धक्का है, लेकिन इसके जरिए एक बड़े हादसे को टाला गया। एनआईए को और ज्यादा इख्तियारात देने के लिए एक बिल लोकसभा में मंजूर कर लिया गया। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वो सिर्फ दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं। इस बिल के जरिए मुल्क के बाहर भी एनआईए दहशतगर्दी के मामलात की तहकीकात कर सकेगी। इसके अलावा इंसानी स्मगलिंग, साइबर दहशतगर्दी और जाली करेंसी नोटों के मामलात की भी एनआईए छानबीन कर सकती है। सिर्फ 6 लोकसभा अरकान ने इस बिल की मुखालिफत की। 278 अरकान ने इसके हक में वोट दिया। यह बिल इस लिहाज से अहम है कि अब मंजूरी की सूरत में एनआईए किसी भी रियासत में इस तरह के केसों की छानबीन कर सकती है। सीबीआई की तरह एनआईए को रियासती हुकूमत की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अमित शाह ने एनआईए कानून के गलत इस्तेमाल के दावों को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कभी भी किसी को इस तरह के कानून के गलत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगी, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएगी कि दहशतगर्दी का सफाया हो जाए, चाहे मुलजमीन का ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। एनआईए तरमीमी बिल पर बहस के दौरान अमित शाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ पोटा कानून को बर्खास्त करने के लिए साबिका यूपीए हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि पोटा के गलत इस्तेमाल की वजह से नहीं, बल्कि वोट बैंक को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया। अमित शाह ने तमाम जमातों से कहा कि वो एनआईए बिल की तायीद करें। जो कोई भी इसके दायरे में आएगा, जो कोई भी इसकी कानून की जद में गुनाह करेगा, उसको नसीहत करने का काम
ये कानून करेगा, ये मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। दूसरी बात, काफी सारे सदस्यों ने कहा कोटा को रिपील करना पड़ा, टाडा को रिपील करना पड़ा क्योंकि इसको मिसयूज हुआ था। मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं साहब, कोटा को मिसयूज के लिए रिपील नहीं किया गया था, कोटा को वोट बैंक बचाने के लिए रिपील किया गया। कोई मिसयूज नहीं हुआ कोटा का, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। कोटा एक कानून था जो देश को आतंकवाद से बचाता था, कोटा एक कानून था जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करता था, कोटा एक कानून था आतंकवादियों के जहन के अंदर भय पैदा करता था, और जो करते थे उनको जेल की सलाखों के पीछे ले जाता था, फांसी के तख्ते पर चढ़ाता था। वो कानून को 2004 में यूपीए की सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट के पहले प्रस्ताव में रिपील किया। लोकसभा में वजीर दाखिला अमित शाह और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर असदुद्दीन ओवैसी के दरमियान एनआईए अमेंडमेंट बिल पर तकरार हुई। बीजेपी सदर अमित शाह ने कहा कि वो किसी को डरा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर किसी के दिमाग में डर है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। दोनों अरकान के दरमियान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तरमीमी बिल पर बहस के दौरान तकरार हुई। असद ओवैसी और दूसरे अपोजिशन अरकान ने बीजेपी रुकन सत्यपाल सिंह की तकरीर के दौरान मुदाखलत की। सत्यपाल सिंह ने इल्जाम लगाया था कि हैदराबाद के साबिक कमिश्नर से रियासत के एक सियासी लीडर ने कहा था कि वो एक मखसूस केस में तहकीकात का रुख तब्दील कर दें वरना उनका तबादला कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं क्योंकि वो उस वक्त मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। इस दावे पर एतराज करते हुए हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मुतालबा किया कि सत्यपाल सिंह पार्लियामेंट में अपने दावे की तायद में रिकॉर्ड पेश करें। इस पर वजीर दाखिला अमित शाह अपनी सीट से उठे और कहा कि अपोजिशन अरकान को सब्र होना चाहिए कि वो दूसरों के नुक्ते नज़र को भी सुने। इस पर असद ओवैसी ने एहतजाज किया और अमित शाह से कहा कि वो उनकी तरफ उंगली ना उठाएं, उन्हें डराया नहीं जा सकता। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि वो नहीं डरा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपोजिशन अरकान को दूसरों का नुक्ते नज़र सुनने का सब्र होना चाहिए। जब आपके दिमाग में डर है तो मैं क्या कर सकता हूँ। असद ओवैसी ने तकरार के दौरान सवाल किया कि हुकूमत मक्का मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस धमाकों के मुलजमीन की रिहाई के खिलाफ अपील क्यों नहीं करती। मैं मानता हूं अध्यक्ष जी कि एक राजनीतिक कदम था, हमें कोई आपत्ति नहीं, राजनीतिक कदम उठाइए, परंतु संसद के सदन का उपयोग तो राजनीति के लिए न करिए। आप ऐसा कहेंगे कि पोटा का मिसयूज हुआ था और जो पकड़े गए इसके धर्म के कितने थे ऐसे गए। ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों पर कार्रवाई होती। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा रिकॉर्ड मिल जाएगा। जब हमने नहीं करा। मैं कांग्रेस के सदन नेता को कहना चाहता हूं कि हमने रिपील नहीं किया था, वो एक्सप्लेनेशन ही पॉलिटिकल था। यहां सदन के सब जब ये बोल रहे थे हम इस तरह की बहस नहीं करें। आपका रक्षण चाहिए। माननीय आप गृह मंत्री जी सक्षम है। माननीय सदस्य आपको माननीय सदस्य बाबरी मस्जिद को गिराने के केस की सुनवाई करने वाली एक खुसूसी अदालत के जज ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए मुकदमे को पूरा करने के लिए मजीद 6 महीनों का वक्त मांगा है। इस केस में बीजेपी के सीनियर लीडर्स एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और दूसरे मुलजिम हैं। खुसूसी जज ने मई के महीने में एक खत लिखते हुए अदालत को बताया कि वो 30 सितंबर 2019 को रिटायर होने वाले हैं। जस्टिस आरिफ नरीमन की क़यादत वाली बेंच इस मामले पर पीर को सुनवाई करेगी। बेंच ने कहा कि वो 19 जुलाई को इस मैकेनिज्म के बारे में बताया जिसके जरिए खुसूसी जज की मियाद को एक अहम केस में फैसला सुनाने तक बढ़ाया जा सकता है। 19 अप्रैल 2017 को अदालत ने 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने के हसास केस में 2 साल के अंदर फैसले के लिए रोजाना की बुनियादों पर सुनवाई का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मजीद 5 बागी अरकान असेंबली की दरखास्तों पर मंगल को सुनवाई से इत्तेफाक किया है। दूसरे 10 बागी अरकान असेंबली की दरखास्तों के साथ इन दरखास्तों पर सुनवाई होगी। इन दरखास्तों में कर्नाटक के स्पीकर को यह हिदायत देने की ख्वाहिश की गई है कि वो उनके इस्तीफे कबूल करें। इस दौरान कर्नाटक के स्पीकर ने तस्दीक कर दिया कि कुमारस्वामी 18 जुलाई यानी जुमेरात को फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। इस तरह कई दिनों से जारी सस्पेंस खत्म हो गया है।
मुल्क के कई हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बनी हुई है। इनमें आसाम सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियां भरपूर बह रही हैं। आसाम में सैलाब की वजह से कम 11 लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग बेघर हुए हैं। इस दौरान पड़ोसी मुल्क नेपाल में मुसलसल बारिश की वजह से 66 जानें गई हैं। इंग्लैंड के क्रिकेट कैप्टन इयान मॉर्गन ने वर्ल्ड कप फाइनल में कामयाबी के बाद कहा है कि हमारे साथ अल्लाह था। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। मैच के बाद एक इंटरव्यू में मॉर्गन से पूछा गया था कि क्या इंग्लैंड के साथ मशहूर आयरिश लक थी। उन्होंने कहा कि मैंने आदिल रशीद से बात की थी, उन्होंने कहा था कि अल्लाह यकीनन हमारे साथ है। इंग्लैंड के कैप्टन ने कहा कि हमारी टीम में अलग अलग तहजीबों और बैकग्राउंड्स रखने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं, जिस पर उन्हें फख्र है। केन विलियमसन को आईसीसी की वर्ल्ड कप 2019 की टीम का कैप्टन बनाया गया है। इस टीम में सिर्फ 2 हिंदुस्तानी शामिल हैं, जो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह हैं। रोहित शर्मा ने टूर्नामेंट में 81 की औसत से सबसे ज्यादा 648 रन बनाए हैं। बुमराह ने 20.6 की औसत से 18 विकेट लिए हैं। इस टीम में ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि बांग्लादेश के शकीब उल हसन को भी इसमें शामिल किया गया है। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स इयान बिशप, इयान स्मिथ और दूसरों ने यह टीम चुनी है। जेसन रॉय को भी टॉप ऑर्डर में शामिल किया गया है, जिन्होंने इंग्लैंड की तरफ से बेहतरीन मुजाहरा किया। विलियमसन को नंबर 3 पर रखा गया है। न्यूजीलैंड के कैप्टन ने इस वर्ल्ड कप में किसी भी दूसरे कैप्टन से ज्यादा रन्स बनाए और अपनी टीम की बेहतरीन कप्तानी की। जो रूट नंबर 4 पर हैं, जो इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी हैं। शकीब उल हसन को नंबर 5 पर रखा गया है। टीम इस तरह है: जेसन रॉय इंग्लैंड, रोहित शर्मा इंडिया, केन विलियमसन न्यूजीलैंड, जो रूट इंग्लैंड, शकीब उल हसन बांग्लादेश, बेन स्टोक्स इंग्लैंड, एलेक्स कैरी विकेट कीपर ऑस्ट्रेलिया, मिशेल स्टॉक ऑस्ट्रेलिया, जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड, लूकी फर्गूसन न्यूजीलैंड, जसप्रीत बुमराह इंडिया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए यूरोपीय मुल्कों की कोशिशें। ब्रुसेल्स में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। जेरेमी हंट ने कहा खिड़की अब भी खुली है। यूरोपीय मुल्क ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जवाद जरीफ ने लगाया इल्जाम। रूहानी ने कहा पाबंदियां बर्खास्त हुई तो बातचीत कर सकते हैं। उदैदा सीज फायर के लिए हादी हुकूमत और अलहूसियों में बातचीत। सादा सूबे में सऊदी इत्तेहाद के हमले। कतर के सबसे बड़े नेवी अड्डे ने काम करना शुरू कर दिया। बहरीन ने कहा कतर जीसीसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जहां से आए हो वहीं चले जाओ। गैर सफेद फार्म कांग्रेस विमेन के ताल्लुक से ट्रंप के रिमार्क पर तनाज़ा। हिंदुस्तान ने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को आखिरी लम्हे में मुलतवी कर दिया। इसरो ने कहा बड़े हादसे को टालने के लिए फैसला किया गया। एनआईए के इख्तियारात में इजाफे का बिल लोकसभा में मंजूर। तहकीकात के लिए रियासतों की इजाजत जरूरी नहीं होगी। अमित शाह और असद ओवैसी में तकरार। कर्नाटक असेंबली में जुमेरात को फ्लोर टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट मंगल को बागी एमएलएस की दरखास्त पर सुनवाई करेगी। आईसीसी वर्ल्ड कप टीम में रोहित शर्मा और बुमराह शामिल। इंग्लैंड के कैप्टन इयान मॉर्गन ने कामयाबी के बाद कहा हमारे साथ अल्लाह था। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।